ओके, लेट्स स्टार्ट. होपफुली तुम्ही माझा आवाज ऐकू शकत असाल. मी तुम्हाला सगळ्या भाषेत मला जितक्या येतात ऍटलिस्ट तितक्या किंवा तुम्हाला जितक्या येतात तितक्या सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कालपर्यंत आपण हे बघितलं होतं की मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काय आहे, मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचे फीचर्स काय. फीचर्स मी तुम्हाला खूप डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीने सांगितली नव्हती कारण ती तुम्ही 11वी-12वीच्या पिरियडमध्ये ऑलरेडी पाहिलेली आहे. सो लेट्स फोकस ऑन व्हॉट्स द न्यू थिंग दॅट वी आर लर्निंग. Okay, so today what I'm going to teach you is importance of macroeconomics. आणि मला माहिती आहे की आपण आपलं लेक्चर ऍक्च्युली एक लेक्चर उशिरा असतं, पण आज मी त्या आधी घेते आता. सो जर माझं कम्प्लीट झालं नाही तर आपण पुन्हा एकदा लॉग इन करून पुढचं लेक्चर सुरू करू शकू. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. सो देर आर ब्रीफ पॉइंट्स गिवन on this slide. First is trade cycle analysis. Second is economic policies formulation. Third is downsizes the effects of inflation and deflation. Fourth is facilitates material welfare. Fifth is regulates economic system. Sixth is resolves economic issue. And seventh is economic development. If you're answering in a paper, 7 to 8 points for a long answer with the brief explanation for each point is necessary and sufficient too. Okay, I'll give you the explanation, I'll provide you the notes, but before you have to, if you want instant explanation, what I would suggest, please go through whole slide here. I'm going to teach you this importance point by point. Okay, let's see what are the importances of or importance of macroeconomics. First, let's read. I will read. मैं एक बार पढ़ूंगी और उसके बाद उसके ऊपर explanation दूंगी. Hopefully that will be okay. So it helps to understand the functioning of complicated modern economic system. It describes how the economy as a whole function and how well of a national income and employment is determined on the basis of aggregate demand and aggregate supply. Okay, let me explain you every difficult word here. Okay, macroeconomic study is an aggregative study. जो भी स्टडी कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ये पूरे के पूरे ग्रुप का स्टडी है. कौन सा ग्रुप? लेट्स सी, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लैक पैंथर का मूवी देखा होगा. हैव यू वॉच्ड इट इन द एवेंजर्स? एनीबडी हु हैव वॉच्ड इट, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड. आप में से किसी ने अगर एवेंजर्स में से ब्लैक पैंथर मूवी देखा है तो? यस, कीर्ति. सी, आई कैन सी. Yes, yes, yes. So there are few many hands that are raised कि उन्होंने देखा है. तो इस जिन्होंने भी देखा नहीं है उनके लिए मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और जिन्होंने देखा है उनके लिए रिकैप. कि एक छोटा सा राज्य है. ओके, और जैसे हमारे यहाँ भी छोटे छोटे राज्य थे पहले, वैसे ही. और ये जो राज्य है वो अपना लीडर खुद से चूज करते हैं. कैसे? कि जो हायरार्की से आ रहा है, मतलब राजा का बेटा ही प्रिंस बन जाता है, लेकिन उसको खुद को प्रूव करना पड़ता है. अगर उसको कोई पूछ ले या फिर मतलब चुनौती दे तो उसको उसके साथ लड़ना पड़ता है, बैटल करनी पड़ती है और जीतना पड़ता है. दोनों में से जो जीतेगा वो आगे वाला राजा बनता है, नया आने वाला राजा. So that is how the वकांडा नाम का जो स्टेट है उसका नाम वकांडा है, राइट? ये चलता है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट यूजुअल स्टेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल ओरिएंटेड, लेकिन फिर भी बहुत सारे शक्तियां उन्होंने बहुत बहुत साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट किए इन्होंने. और उनके यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे व्हाट वी कैन से आर्मामेंट्स, दैट इज शस्त्रास्त्र इन्होंने डेवलप की है. ये दे आर वेरी वेरी वेल बिल्ट फॉर एनी कैलामिटी दैट कैन हैपन. किसी भी संकट का मुकाबला करने के लिए दे आर रेडी. ओके, सो दैट इज लाइक, अगर हम
सिर्फ क्यों ये वकांडा के बारे में मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो सोचो अगर ये आपका राज्य है वकांडा, तो उसके बारे में हर चीज को सोचना, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हमने वो देखा था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम अगर हमारा वकांडा स्टेट है तो उसके आर्मामेंट्स कैसे बनेंगे, उसकी साइंटिफिक रिसर्च की डिवीजन कैसे होगी, ये भी हम तय करेंगे पूरे के पूरे स्टेट या फिर पूरे के पूरे कंट्री के लिए। फिर उसका इकोनॉमी कैसे चलेगी वो भी हम तय करेंगे, उसकी आर्मी कैसे चलेगी वो भी हम तय करेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, क्योंकि पैसा तो सबका बेस है, राइट। तो ये सब हम लेते हैं बेसिस ऑन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसीलिए it helps to understand functioning of complicated modern economic system. Let me show you what is complicated modern economic system. तो अगर आप एक विशियस सर्कल को एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक विशियस सर्कल का। विशियस सर्कल मतलब जो बार बार आता जाता है, दैट इज विशियस सर्कल। ओके, सो अगर आप पॉवर्टी में मतलब पॉवर्टी में सफर कर रहे हो, तो जो पॉवर्टी में सफर करता है आदमी, औरत, बच्चा, तो उसको क्या होता है, उसको अच्छे पैसे नहीं मिलते, राइट। पैसों की वजह से वो अच्छा खा पी नहीं पाता, सो दैट इज अ हंगर। ओके, भूखमरी। सो पॉवर्टी से क्या जन्मा, भूखमरी। ओके, ऑल्सो पॉवर्टी की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते। सो दैट तो क्या हो जाता है कि उनको एजुकेशन नहीं मिलता, दे बिकम इलिटरेट। सो हंगर, इलिटरेसी। ओके, उसके बाद क्या होता है, इलिटरेसी के बाद ये जो अभी जिनको कम ही एजुकेशन मिला है, क्या उनको बहुत बड़े सैलरी वाला जॉब मिलेगा, नहीं मिलता। सो दैट उनको क्या करना पड़ता है, उनको कम सैलरी वाला, कम पेमेंट वाला जॉब लेना पड़ता है। सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कम अपनी क्वालिफिकेशंस ज्यादा है लेकिन हमें कम पैसे मिल रहे हैं या कम पैसों की नौकरी मिल रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड अंडर employment. Excuse me, can you please mute yourself? Let me check who's there. Zahir, I'm muting you. Okay, so let's start with complicated modern economic system. So जब भी मैं आपको ये बात कर रही हूँ तो पॉवर्टी से just give me a moment, okay? ओके, सो कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न सिस्टम में क्या होता है, जैसे पॉवर्टी से इलिटरेसी आया, इलिटरेसी से अनएम्प्लॉयमेंट आया, अनएम्प्लॉयमेंट से फिर से आपको कम पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे। इज देयर एनीबडी हु हैज स्विच्ड ऑफ देयर म्यूट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल हैव टू म्यूट यू एंड देन इट जस्ट गेट डिस्टर्बिंग ना। Could you please mute yourself, whoever that was? Okay, thank you so much. So क्या होता है, ये सब सर्कल्स चलते रहते हैं पूरे टाइम इकोनॉमिक्स में। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को हम ये जब सब प्रॉब्लम खड़े रहते हैं तो हम किसको दोषी मानते हैं? हम सिर्फ हमारे गवर्नमेंट को दोषी मानकर चलते हैं। अरे यार हमारे सरकार ने हमें राशन का खाना नहीं दिया, अरे यार हमारे सरकार ने हमें दवाइयाँ नहीं दी, अरे यार हमारे सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। दैट्स तो ये सबके सब डिसीजन मेकिंग दे कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर दे आर लाइक गवर्नमेंट और द फाइनेंशियल अथॉरिटीज को ये सब चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम. It describes how the economy as a whole function and how the level of national income and employment is determined on the basis of aggregate demand and aggregate supply. तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो भी कुछ रिलेशन रहता है उसके हिसाब से मार्केट चलता है। अगर आपको पता ही होना चाहिए या फिर
होपफुली आपने कभी पढ़ा होगा कि जब भी डिमांड और सप्लाई के ग्राफ जो रहते हैं, तो डिमांड हैज ऑलवेज अ डाउनवर्ड ग्राफ। मतलब अगर आप आपका लेफ्ट हैंड लेते हैं और नीचे से लाते हैं, तो ऊपर से लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर के बॉटम तक, ओके, लेफ्ट कॉर्नर अपवर्ड, राइट कॉर्नर डाउनवर्ड। आपको होपफुली दाया बाया डावा उजवा ये इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए होपफुली। सो लेफ्ट कॉर्नर अपवर्ड से लेकर लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर डाउनवर्ड तक जो भी ग्राफ आता है दैट इज अ डिमांड ग्राफ, एंड लेफ्ट कॉर्नर बॉटम से लेकर राइट कॉर्नर अपवर्ड तक जो ग्राफ ऊपर ऊपर चला जाता है दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। मतलब डिमांड कर्व ऑलवेज हैज अ नेगेटिव स्लोप, सप्लाई कर्व ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव स्लोप। तो ये दोनों जो बीच के पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब जब जहां पर मेरे हाथ मिल रहे हैं, सो दैट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मतलब वहां पर सेलर और बायर को हमेशा उसी पॉइंट पे रहना है, क्योंकि दोनों का फायदा वहीं पे होता है। ओके सो लेकिन अभी तो मैं ये सिर्फ हाथों से बता रही हूँ, बातों से बता रही हूँ, लेकिन in the economy where there are multiple consumers, multiple buyers, multiple sellers, multiple producers also, at that time ये चीज डिटरमाइन करना कि कहाँ पर प्राइजेस होने चाहिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और इस पर डिपेंड करता है आपका नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिपेंड करता है। आई विल जस्ट गिव इट्स जिस्ट इन अपकमिंग लेसन्स। ओके सो सेकेंड, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इज देयर एनी डाउट? एक्सक्यूज मी, आप सोए हुए हो क्या? नो। तो इसमें कोई डाउट है अगर, तो मुझे हाथ खड़ा कर कर बता दीजिए। ओके आई विल जस्ट गिव यू फ्यू सेकंड्स टू रेज योर हैंड। I don't see any hands. Let's get to the second point. It helps to achieve the goals of economic growth. मतलब आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इंडिया का गवर्नमेंट या फिर फाइनेंशियल अथॉरिटी डिटरमाइन करते हैं, ऐसा मतलब तय करते हैं कि इस साल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, 5%। तो ये जो आपकी गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ की, और हायर लेवल ऑफ जीडीपी एंड हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो जीडीपी भी कितना होना चाहिए, नेशनल इनकम कितना होना चाहिए, अब और एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, ये सब डिटरमाइन करने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प होती है। कैसे? मुझे तो पहले ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम और लेट्स से जीडीपी का मतलब क्या है, आप सबको पता है क्या? कैन एनीबडी आंसर मी फॉर व्हाट इज जीडीपी? Yes, please. Can anybody? A bit loud. Gross domestic product. Yes, correct. Ashna, you're really correct. It's a gross domestic product. But what is gross domestic product? Anybody? आपने ये पढ़ा है, right? It's okay. I'll let you know what is gross domestic product. Okay. So let's think it like that. Okay. आपके घर में हर रोज बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, राइट? तो जीडीपी भी वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि कितने एक्टिविटीज से आपके घर में सर्विस और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज योर घर का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब पूरा का पूरा, डोमेस्टिक मतलब घर के बाउंड्री के अंदर जो भी है वो, घर के मतलब जो भी आप बाउंड्री तय करो उसके अंदर, और प्रोडक्ट मतलब आउटपुट या फिर प्रोडक्शन। आपको तीन वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड मामला है, क्योंकि हम पूरे कंट्री के लिए सोच रहे हैं, राइट?
तो पूरे कंट्री के लिए सोचते सोचते हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमने क्या क्या प्रोड्यूस किया, और जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो, तो सोचिए कि जब भी मैं एक शर्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ओके, तो शर्ट के बारे में मैं जब बात कर रही हूँ तो पहले मैं बता रही हूँ कि मैंने एक शर्ट खरीदा जिसकी प्राइस है 200 रुपीज, ओके, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम सभी फाइनल प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइदर वे मैंने शर्ट की कैलकुलेशन तो की ही है, लेकिन उसके साथ मैंने पहले जब कॉटन पैदा हुआ, मतलब जब कॉटन के क्रॉप्स उगे होंगे तो उसका भी काउंट किया होगा। फिर उसके बाद मैंने वो कॉटन पूरा का पूरा इकट्ठा करके फैक्ट्री में भेजा होगा, फिर उसके साथ एक मतलब कापड़ बना होगा, राइट, और फिर वो क्लॉथ जो होगा वो लेकर किसी ने शर्ट बनवाया होगा। तो एक्चुअली 3 स्टेप में शर्ट बना होगा, लेकिन मैंने हर स्टेप का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जीडीपी में। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले कॉटन का वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट वाज 20 रुपीज पर केजी, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मैंने जो उसका क्लॉथ कपड़ा तैयार हुआ, इट्स नॉट लाइक वॉट एवर यू आर वेयरिंग द शर्ट, लेकिन जो सिर्फ कापड़ रहता है, कपड़ा रहता है वो, ओके, तो उसका था कुछ 100 रुपीज, ओके, और फाइनल शर्ट की वैल्यू थी 200 रुपीज। तो जब अब मैं जीडीपी कैलकुलेट करने जा रही हूँ, शुड आई कैलकुलेट कॉटन, कपड़ा और शर्ट, ऑल 3? आपको क्या लगता है, सबको कैलकुलेट करना चाहिए क्या मुझे? एक्चुअली अगर आप इसके बारे में सोचो तो ये बहुत इजी वाला है। अगर आप ये तीनों को कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब शर्ट में ऑलरेडी कपड़े और कॉटन की वैल्यू है, इसलिए वो 200 रुपीज का बना है, ओके। अगर आप तीनों को भी कैलकुलेट करें तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। आपको पता है अकाउंट्स में हम डबल एंट्री करते हैं, हाँ, एक अगर बुक में डेबिट को जाए तो दूसरे बुक में क्रेडिट में जाता है। अगर आपको वो याद है तो दैट इज वी कॉल इट डबल एंट्री। लेकिन अगर एक ही बुक में हम दो दो बार डेबिट को किसी साइड में दे दे तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। सो दैट इज डबल काउंटिंग। एंड इसीलिए जीडीपी के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो कंज्यूमर यूज करता है वैसे फाइनल प्रोडक्ट्स। सो वी डोंट कैलकुलेट कॉटन, वी डोंट कैलकुलेट कपड़ा, वी कैलकुलेट जस्ट शर्ट 200 रुपीज। तो ऐसे पूरे कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपके आसपास सिर्फ ऐसे ऐसे करके देखिए, जो भी चीजें हैं सबके सब फाइनल यूज में आती है और सबके सब जीडीपी में आती है, ओके। दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन फिर भी मैंने बोला था कंसेप्ट ट्विस्टेड है। तो क्या होता है, जब भी आप जीडीपी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर, मतलब जो भी इंडिया के स्टेट्स है, उन स्टेट्स में जो जो प्रोडक्शन बन रहा है वो सभी के लिए हमने लिया। लेकिन व्हाट अबाउट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स? जो भी हमने यहाँ पर बनाया है लेकिन बाहर बेचा है, दैट इज एक्सपोर्ट। और जो भी बाहर बना है हमारे यहाँ आया है, उसके बारे में क्या करें? सो हमें वो भी कंसिडर करना पड़ता है। और उसके बाद हमें ये भी कंसिडर करना पड़ता है डिप्रिसिएशन। डू यू नो डिप्रिसिएशन? यू मस्ट नो, राइट। अकाउंट्स तो हम सबने पढ़ा है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, अगर मेरे पास कार है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए उसका वेयर एंड टेयर हो जाएगा। इसका मतलब वो उसका क्वालिटी कम हो जाएगा, तो उसके लिए हम पैसे कट करते हैं, डिप्रिसिएशन 10%, 5%। तो वो भी तो जीडीपी में कम करना पड़ता है। तो ये सब झमेला कैलकुलेट करके हमें एक जीडीपी मिलता है। मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पूरी की पूरी जीडीपी की कंसेप्ट बताई है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया व्हाट इज जस्ट जीडीपी। तो सिंपली आपके लिए ये टर्म ऐसी है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर पूरा का पूरा प्रोडक्शन हैपेंड इन अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग इट? होपफुली। देन व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? अब जब मेरे पास समझो कि इंडिया का जीडीपी 100 रुपीज है, इट्स नॉट, इट्स टू ह्यूज, ओके, लेकिन
जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोचो कि इंडिया का जीडीपी 100 रुपीज है, ओके तो वो 100 रुपीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस साल अगर 100 रुपीज है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें वो बढ़ना चाहिए, राइट। तो हम एक टारगेट रखते हैं कि हमारा जीडीपी 5% से बढ़ना चाहिए। इसका मतलब नेक्स्ट साल हमें 105 रुपए बनाने हैं, क्योंकि 100 तो मिलने चाहिए ही, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए, दैट इज 5% एक्स्ट्रा। ओके, सो इसको बोलते हैं ग्रोथ इन जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर से वही है कि अगर इस साल कुछ एम्प्लॉयमेंट का रेट शायद 88% था, नेक्स्ट परसेंट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़े और लोगों को काम मिलना चाहिए। ओके, इट एनालाइजेस द फोर्सेस, that is macroeconomics analyzes the forces which determine economic growth of a country and explains how to reach the highest state of economic growth and sustain it. तो हमें ऐसे नहीं दिखाना है कि एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया तो दैट्स इट, वी आर डन, हमें नेक्स्ट साल में कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। हमें हर साल उससे ऊपर ग्रोथ करनी पड़ती है फॉर अ कंट्रीज ग्रोथ। तो ये सब कैसे होना चाहिए, दैट्स व्हाट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स टेल्स यू। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। आर यू ओके विद द फर्स्ट 2 पॉइंट्स? इफ यू आर नॉट, जस्ट प्लीज रेज योर हैंड। Okay, let's go to the third point. Macroeconomics helps to bring stability in price level and analyzes fluctuations in business activities. अब आपको भी पता है, जैसे कि कोरोना का पैंडेमिक आया है तो बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम्स होने लगा है, इन द सेंस उनका बहुत सेल नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं है, लेकिन हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो भी हमें वापस नहीं मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस के बारे में हो रहा है, लेकिन कुछ बार ऐसे भी हो जाता है, जैसे कि अभी गणपति आएंगे, उसके बाद दिवाली आएंगी, उसके बाद ईद आएगी, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, या फिर शायद कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो पूरे के पूरे बाजार फिर से चलने लगेंगे, और तब बिजनेस में बहुत ज्यादा बूम आएगी, क्योंकि सबको खरीदारी करनी होगी जो भी उन्होंने नहीं लिया है। अभी देखो, अगर दापोली के बारे में बात करें तो दापोली इज फेमस फॉर पर्यटन, दैट इज ट्रैवलिंग टूरिज्म, राइट। लेकिन अभी क्या हमारे पास कोई भी टूरिस्ट आए हुए हैं? नहीं, कोई नहीं आता, टूरिस्ट नहीं है, ट्रैवलर्स नहीं है। तो जिनका भी पेट या फिर जिनका भी धंधा पूरे का पूरा टूरिज्म पे डिपेंडिंग था, जैसे कि लॉजिंग, बोर्डिंग, और या फिर मतलब रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे घरों में भी बनता है हमारे यहाँ, तो ये सब बिजनेस अभी सोए हुए हैं, इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, पैंडेमिक ओवर हो जाएगा, लोग फिर से घूमने लगेंगे, और जब फिर से वो आएंगे तब दैट विल बी बूम इन अ बिजनेस, इन द सेंस देयर विल बी अगेन प्रोस्पेरिटी, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, दैट इज कॉल्ड बूम इन अ बिजनेस। ओके, पीक ऑफ अ बिजनेस। सो ऐसे बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, और इन सबका असर आपके प्रोडक्ट्स के प्राइस पे पड़ता है। अगर आज कोई बाहर से हमारे यहाँ आए और होटल की रूम की कीमत पूछे तो उसको बहुत कम प्राइस में होटल की कीमत मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी होटल बुक नहीं है। सो ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड लैक ऑफ डिमांड ऑफ रूम्स, रूम की डिमांड कम है और कंपटीशन ज्यादा है, मतलब क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, होटल्स ज्यादा है, इसीलिए बहुत कम प्राइस लेवल में कंज्यूमर को या फिर टूरिस्ट को रूम मिल जाएगी। लेकिन जब ये खुलेगा तब रूम्स के जो प्राइस लेवल होंगे वो फिर से रेज होंगे, फिर से बढ़ेंगे। देखो 31 दिसंबर में हमारे यहाँ बहुत सब महंगा हो जाता है, आपको ये देखना चाहिए। जब भी मैं आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही हूँ या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, आसपास हो रही है। ओके, इट सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि कैसे हम इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस लेवल बढ़ना, भाववाड़ कैसे रोके,
और डिफ्लेशन मतलब प्राइस लेवल कम होना भी रोके। अगर प्राइस लेवल कम होते रहे, दैट इज अ डिफ्लेशन आता रहा, तो क्या हो जाएगा, रिसेशन शुरू हो जाएगा। मतलब सबकी सब इकोनॉमी ठप हो जाएंगी, सबके सब बिजनेस बंद हो जाएंगे और फिर से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो हमें इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, डिफ्लेशन भी नहीं चाहिए, हमें एक बीच वाला कनेक्टिंग, व्हाट वी कैन से, बीच वाला पॉइंट चाहिए जहां पर प्राइस लेवल अच्छे हो, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन ये सब कैसे करना है, थ्रू द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स। ओके, इट एक्सप्लेन्स फैक्टर्स which determine balance of payments. What is a balance of payments? That is international trade का लिखा हुआ डेबिट और क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, राइट, तो उसका जो लिखा हुआ डेबिट और क्रेडिट साइड रहता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इन अ सिंपलर वर्ड्स। आर यू ओके विद दिस टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? तो at the same time macroeconomics identifies causes of deficit in a balance of payments and suggests remedial measures. अब deficit क्या होता है, simply अगर इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे चीजें ले रहे हैं, तो हमारे कंट्री से डॉलर्स बाहर चले जाते हैं, राइट, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं मतलब हमें औरों से कम पैसा मिलता है। तो कम पैसा मिल रहा है और ज्यादा पैसे जा रहे हैं, सो हमारे पास वो डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है ज्यादा पैसे जाने की वजह से और कम पैसे आने की वजह से, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, और ये कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कैसे, अगेन वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेसन। तो ये सजेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है उसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। आर यू ओके विद दोस पॉइंट्स? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? सब चीजें समझ में आ रही है? आई एम टीचिंग वेरी नाइसली, बिलीव मी। ओके, लेट्स गो विद द 5th point. It helps to solve economic problems like poverty, unemployment, business cycle, etc., whose solution is possible at macro level only, that is at the level of whole economy. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल। सो बिजनेस साइकिल इज अगेन, हम बिजनेस प्रॉस्पेरिटी पे लेके जाते हैं, फिर वो पीक लेवल पे होता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद उसका थोड़ा 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 करके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या फिर थोड़ा बिजनेस डाउन होने लगता है, तो वो फिर हम ऐसे डिसेंडिंग स्लोप पे आते हैं, और यहाँ पर फिर से व्हाट वी कैन से, हम बहुत ही ऐसे जोन में आ जाता है जहां पर बिजनेस पूरा का पूरा ठप है, दैट इज अ रिसेशन पीरियड। ओके, सो दिस इज अ कॉल्ड बिजनेस साइकिल ऑलवेज। ये प्रॉस्पेरिटी गेन करता है, पीक पे पहुंचता है, तब बिजनेस बूम पे रहता है, फिर वो डिसेंडिंग लेवल पे आता है और रिसेशन में आता है, फिर से बूम में आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी बूम, दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ओके, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है, ये कोई एक आदमी नहीं सॉल्व कर सकता, ये कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं सॉल्व कर सकती। पूरे कंट्री के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सोचना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन सॉल्व इट। ओके, hopefully you're okay with this point. Let's go to the next one. With detailed knowledge of functioning of an economy at macro level, it has been possible to formulate correct economic policies and also coordinate international economic policies. So हमारे पास जब डिटेल नॉलेज होता है किसी चीज का, तो हम इकोनॉमी का फंक्शनिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा का पूरा पिक्चर दिख जाता है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक दैट कि हमारे पास जो मेले आते हैं 31 दिसंबर या फिर तब टाइम को, और वो जायंट व्हील भी आ जाता है, राइट, जिसमें आप बैठकर वो गोल गोल घूल घूमता है। तो जब भी वो आपको ऊपर की तरफ से ले जाता है और ऊपर रोक देते हैं, तो आपको पूरा का पूरा दापोली का एरिया या फिर पूरे के पूरे अपने सिटी का एरिया दिख जाता है, राइट। तो दैट इज द एरिया, और वो जो व्यू है, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स का व्यू। आपको सब कुछ दिखता है, तो आपको पता चलता है, अरे वहां पर ना अच्छे रोड नहीं दिख रहे, वहां पर ना बहुत ज्यादा अच्छी ग्रीनरी दिख रही है। तो
तो अगर आपको पूरा का पूरा ज्ञान हुआ सबका, then it's easy to make a policies and function properly. Okay, next is, last but not the least, is that macroeconomic theory has saved us from the danger of application of microeconomic theory to the problems of economy as a whole. So जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो इज अ वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई हर एक के लिए जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन निकालते हैं वो शायद दूसरे के लिए काफी नहीं रहता. जैसे कि अगर मुझे बहुत भूख लगी है, तो भूख लगी है तो मुझे अगर पानी पूरी खाना अच्छा लगता है, पानी पूरी खाने से मेरा पेट भर जाएगा, ये मेरे लिए सॉल्यूशन है. लेकिन अगर मेरे फ्रेंड को अगर लगा है, या फिर आशना को भूख लगी है, सोचो, तो उसको पानी पूरी खाने से शायद नहीं होगा, उसको शायद और कुछ खाने का, पाव भाजी खाने का मन कर रहा होगा, और पाव भाजी खाने से ही उसकी अगर भूख मिटती है. तो मेरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन था कि मैं पानी पूरी खाऊंगी तो भूख मिट जाएगी, तो क्या वो सबके लिए सही हो जाएगा? नहीं. अगर जिसको कितने सालों से खाना नहीं मिला है या फिर बहुत कम खाना मिला है, तो उसके लिए चपाती सब्जी काफी होगी. लेकिन जो रोज बैठकर ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाता होगा, चॉकलेट्स खाता होगा, अच्छे अच्छे और कुछ खाता होगा, नूडल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए कुछ भी दूं वो काफी नहीं होगा. तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सोचता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि हर एक के लिए एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है, मेरे लिए जो सॉल्यूशन है वही आपके लिए काफी है. लेकिन ऐसे नहीं होता. इकोनॉमी के लिए बहुत डायनामिक, मतलब बहुत अलग अलग चीजों से स्टडी कर बहुत अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं. एंड दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही वजह से हम ये लाइक डायनामाइट या फिर डायनामिक डिसीजन ले सकते हैं. ओके, होपफुली आप सबको ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा, ऐसा होपफुली मतलब मुझे लगता है. ओके, तो हम ये, थैंक यू. सो आप ये इसके बाद हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं. ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे आपको कुछ और दिखाना है. दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी ये लेक्चर कट होने वाला है, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जैसे ही ये लेक्चर कट होता है, फिर से वो ही लिंक के लिए लॉग इन करना, क्योंकि आगे में मेरा ही लेक्चर था. रिमेम्बर, अभी मैडम का लेक्चर मैं ले रही थी, तो आगे मेरा ही लेक्चर है. प्लीज लॉग इन अगेन. मुझे पता है आप अभी कितने लोग हो. आप अभी 32 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं. कौन कौन है वो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है. ओके, क्योंकि मैंने जब पीछे आपको बोला था आपके पिक्चर्स दिखाने के लिए, तो आप सबको फिर वही लिंक पर लॉग इन करना है और हम ये देखेंगे, और तब मैं आपकी एक अलग तरीके से अटेंडेंस लेने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स रैप इट अप. मैं ये मीटिंग एंड कर देती हूँ क्योंकि 1 ही मिनट बचा है, और आप फिर से वो ही लिंक पर जाकर मीटिंग शुरू करना. आपको समझ में आ रहा है सबको? मैम अभी ये कट होने के बाद दूसरे वही लिंक पे मतलब वही लिंक ओपन की ज्वाइन होना है. यस, वही लिंक ओपन करके ज्वाइन होना है फिर से. ओके,